Hello student, first of all, how are you? I hope you all are well. Student, जियोग्राफी में अपना थर्ड चैप्टर इंटीरियर ऑफ द अर्थ चल रहा है, उसमें अपने आज नेक्स्ट टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ में अपने लेयर के बारे में पढ़ेंगे जो अर्थ के अंदर आपको मिलती है। तो वो लेयर तीन टाइप की है, उसमें द क्रस्ट, द मेंटल, द कोर। इसके बारे में आपने पहले भी सुना होगा मे बी। तो जो फर्स्ट लेयर है वो है द क्रस्ट। ठीक है, ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है अर्थ की। तो जैसे अपने सिंपल सा एक डायग्राम बनाएं, तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है वो क्रस्ट है। इसकी जो डेप्थ है उसमें डिफरेंट टाइप्स के वेरिएशन अपने को मिलते हैं। ये जो लेयर है इसके बारे में अपने कह सकते हैं कि ये फ्रेजाइल नेचर की होती है, भंगूर नेचर की होती है, आसानी से टूट जाती है। ये भी इसके बारे में अपने ये बोल सकते हैं। और जो इसकी डेप्थ है, गहराई है, उसमें वेरिएशन मिलता है। यहाँ पे आपको ओशियानिक क्रस्ट मिलेगी, वो कंपैरेटिवली कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के थिन होती है। ओशियानिक क्रस्ट आपको 5 किलोमीटर की डेप्थ उसकी मिलती है। जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसकी आपको जो डेप्थ है वो उसमें वेरिएशन मिलता है 30 to 70 किलोमीटर में। तो जो क्रस्ट है उसमें जो ओशियानिक क्रस्ट है उसकी डेप्थ आपको मिलती है 5 किलोमीटर, और कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट है उसकी मिलती है डेप्थ 30 किलोमीटर टू 70 किलोमीटर। ठीक है, जो 30 किलोमीटर है वो तो नॉर्मल एवरेज अपने कह सकते हैं, और जो 70 किलोमीटर मिलती है वो अपने को किसी माउंटेन रेंज के नीचे अपने को इतनी इसकी डेप्थ मिलती है, मतलब किसी माउंटेन रेंज के नीचे इसकी जो डेप्थ है वो ज्यादा होती है। ये इसके बारे में अपने कह सकते हैं। एक इसमें कह दिया कि ये फ्रेजाइल नेचर की होती है, आसानी से टूट जाती है, ये भी इसके बारे में आप बता सकते हो। सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, ये भी आ गया। और इसकी जो डेंसिटी होती है वो 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से 3.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसकी जो डेंसिटी है वो आपको देखने को मिलती है। ठीक है, ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर जिसे अपने क्रस्ट कह देते हैं। इसके बाद जो सेकंड लेयर है वो है द मेंटल। द मेंटल ये क्रस्ट के बाद की लेयर है। ठीक है, इसकी जो अपने कह दें मोटाई है या गहराई है या इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, जो मान लो क्रस्ट के बाद से इसकी स्टार्ट होती है, या यहाँ पे क्रस्ट और मेंटल अलग होता है, वहां पे अपने जनरली एक वर्ड बोल देते हैं, यहाँ डिसकंटिन्यूटी होती है, वहां पे मोहो डिसकंटिन्यूटी, मोहो असंबद्धता से लेकर 2900 किलोमीटर तक जो इसकी गहराई है वो अपने को देखने को मिलती है। सबसे पहला पॉइंट जो मेंटल है, ये क्रस्ट के बाद की सेकंड लेयर है, और उसकी जो गहराई है वो आपको, या उसकी अक्रेंस है मोहो डिस्कंटिन्यूटी से लेकर 2900 किलोमीटर। मोहो डिस्कंटिन्यूटी है वो लगभग मान लेते हैं 48 किलोमीटर पे। तो वही लगभग 30 to 70 किलोमीटर मैंने जो आपको कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की डेप्थ बताई थी, उसी के बीच का एक बहुत डिस्कंटिन्यूटी है। यहाँ पे जो अपर का रीजन है क्रस्ट का और नीचे उसके मेंटल होता है, उसमें डेंसिटी डिफरेंस आ जाता है दोनों भागों में। तो जिस जगह से डेंसिटी डिफरेंस होता है वहां पे एक डिस्कंटिन्यूटी बनती है जिसे मोहो डिस्कंटिन्यूटी कहते हैं। वहां से लेकर और 2900 किलोमीटर तक इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको मिलता है। इसका जो अपर मतलब मेंटल का जो अपर पार्ट है 400 किलोमीटर तक का, उसे अपने अस्थिनोस्फीयर कह देते हैं। अस्थिनो का मतलब होता है वीक, कमजोर। इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, या अपने ये कह सकते हैं कि ये लिक्विड फॉर्म में होता है। और ये जो वॉल्केनिक इरप्शन होता है आगे अपने पढ़ेंगे भी, तो उसका सोर्स ये अस्थिनोस्फीयर होता है। 400 किलोमीटर के एरिया से जो वहां पे मोल्टन मैग्मा है, हॉट मोल्टन मैग्मा है, इस अस्थिनोस्फीयर में आपको मिलेगा। ठीक है, ये तो है कि होता तो ये लिक्विड फॉर्म एक तरह से, लेकिन इसकी डेंसिटी जो है वो क्रस्ट से ज्यादा होगी, इस चीज का भी ध्यान रखना।
लेकिन जो भी वॉल्केनिक इरप्शन होता है, जो मैग्मा होता है नीचे से बाहर आता है, मैग्मा चैम्बर एक तरह से यहाँ से सप्लाई होती है मैग्मा की, जो बाहर आकर लावा की फॉर्म में डिफरेंट टाइप्स की जो लैंडफॉर्म स्ट्रक्चर है वो बनाता है। तो ये मेटल के बारे में हो गया। एक चीज और है कि क्रस्ट और एंड अपर पार्ट ऑफ मेंटल, ये मिलकर क्या बनाते हैं, लिथोस्फीयर। ठीक है, उसके नीचे का पार्ट, लिथोस्फीयर के नीचे का पार्ट अस्थिनोस्फीयर आ गया। तो ये होता है सबसे ऊपर लिथोस्फीयर, उसके कुछ पार्ट में बाद में 400 किलोमीटर तक का एरिया जो होता है, जो गहराई होती है वहां तक उसे अपने अस्थिनोस्फीयर कहते हैं। और 400 किलोमीटर से लेकर नीचे तक जो लोअर मेंटल है वो चलता जाता है, और कोर की बाउंड्री तक, इसके बाद जो कोर स्टार्ट होगा वहां तक वो रहता है। तो ये अपने मेंटल के बारे में पढ़ा। अब जो अपनी लास्ट लेयर है, इसकी जो अपनी बात कर लें, एक डेंसिटी का रह गया। डेंसिटी इसकी 3.4 से लेकर 5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब तक आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये इसकी डेंसिटी का भी हो गया। अब अपने लास्ट जो है वो करेंगे अपने द कोर। द कोर कहां से स्टार्ट होती है, 2900 किलोमीटर से लेकर अर्थ का जो सेंटर है 6371 किलोमीटर जो एवरेज अपने मानी हुई है उसके सेंटर की, तो वहां तक कोर अपने को मिलती है। ठीक है, इसमें भी दो पार्ट होते हैं, आउटर कोर और इनर कोर। जो आउटर कोर है वो लिक्विड फॉर्म में मिलता है, और जो इनर कोर है वो अपने सॉलिड फॉर्म में मिलता है। इसका मतलब जो अर्थक्वेक वेव्स हैं उसके थ्रू, जैसे अपने बात की थी ना कि जो एस वेव्स होती है वो 2900 किलोमीटर से आगे नहीं जा पाती, क्योंकि वहां पे लिक्विड फॉर्म में आ जाता है अर्थ, तो इस वजह से वो लिक्विड को क्रॉस नहीं करती, सिर्फ सॉलिड में पास आउट होती है, तो इस वजह से वो आगे क्रॉस नहीं करती। इसी से अपने को ये गेस लगा है कि यहाँ पे जो अर्थ है वो मोल्टन फॉर्म में है, पिघली हुई अवस्था में है, जो कि आउटर कोर है। तो जो आउटर कोर है वो लगभग अपने कह सकते हैं 2900 किलोमीटर से लेकर 5120 किलोमीटर तक कौन सा है, आउटर कोर। और 5120 से लेकर 6371 तक फिर इनर कोर आ जाता है। ठीक है, ये हैवी है। इसकी जो डेंसिटी है अपने कह देते हैं कि 11 से 13 जो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये इसकी डेंसिटी मिलती है। इसमें हैवी मेटल मिलते हैं जिसमें निकल एंड फेरम, जिसकी वजह से इसको अपने निफे भी बोल देते हैं। निकल से Ni हो गया और फेरम से Fe हो गया, इसे अपने निफे भी बोल देते हैं। ठीक है, तो इन सारी जो अपने स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ की बात की है, या अपने तीनों लेयरों के बारे में पढ़ा, तो उसका एक डायग्राम आपको बना के दे देते हैं। उसका एक जैसे सेक्शन अपने मान लो काट लिया हो। ठीक है, तो सबसे पहले पहले कौन सी आएगी, क्रस्ट आएगी आपकी। ठीक है, क्रस्ट के बाद में 2900 किलोमीटर तक कौन सी आ जाएगी, मेंटल आ जाएगी। फिर यहां पे कौन सी आ जाएगी, ये आउटर कोर, ये इनर कोर, ये आपका सेंटर हो गया अर्थ का 6371 किलोमीटर। ठीक है, और इसमें जैसे ये माना हुआ है कि 400 किलोमीटर तक का जो एरिया है उसे अपने क्या मान लेते हैं, अस्थिनोस्फीयर कह देते हैं। ठीक है, क्रस्ट और अपर मेंटल का जो पार्ट है उसे अपने क्या कह देते हैं, लिथोस्फीयर कह देते हैं। ठीक है, ये इसमें कुछ पार्ट है। ये जैसे इंटरमीडिएट जोन होता है, यहाँ से और यहाँ से डेंसिटी एकदम से चेंज हो जाती है, ये सॉलिड फॉर्म में है, ये लिक्विड फॉर्म में है, तो इनको अलग अलग किया हुआ है। यहाँ पे भी एक इंटरमीडिएट जोन होता है 4890 से 5120 के बीच का। तो ये अर्थ की स्ट्रक्चर है जो आप इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक है इसके बाद में वॉल्केनोस। वॉल्केनोस आपने जनरली डायरेक्टली नाम देखा हो, ठीक है, लेकिन आपने टीवी में उसकी जो पिक्चर है न्यूज चैनल पे या कहीं ना कहीं आप लोगों ने देखा होगा। अभी कुछ दिन पहले भी वॉल्केनिक इरप्शन दिखा रहे थे टीवी पे या सोशल मीडिया पे भी आपने देखा होगा। तो जो वॉल्केनिक या वॉल्केनोज होता है वो होता क्या है, एक ऐसी जगह होती है जिसमें अर्थ के अंदर
अर्थ के ऊपर एक पोर बन जाता है, छिद्र बन जाता है, जिसमें से डिफरेंट टाइप्स का लावा कह दें, अपने मोल्टन मटेरियल कह दें, है ना, लिक्विड अपने मोल्टन रॉक कह दें, गैसेस कह दें डिफरेंट टाइप्स की, ऐश कह दें, राख कह दें, वाटर वेपर, अमोनिया, डिफरेंट टाइप्स की वहां पे जो मटेरियल है वो अपने को मिलता है, जो उससे निकलता है। इसमें भी उसकी एक्टिविटी के हिसाब से वॉल्केनोज को 2-3 टाइप में डिवाइड कर देते हैं। जैसे एक तो एक्टिव वॉल्केनो होता है। एक्टिव वॉल्केनो कौन सा होता है? जिसमें कंटिन्यूसली जो लावा का इरप्शन है वो होता रहता है। यहाँ रिसेंट टाइम पीरियड में वहां से लावा का इरप्शन हुआ, ठीक है। और एक पैसिव वॉल्केनो होता है। यहाँ पे क्या होता है कि काफी टाइम हो गए, कई साल हो गए वहां पे लावा का इरप्शन नहीं हुआ, लेकिन वहां पे परिस्थितियां ऐसी है, कंडीशन ऐसी है, अभी कभी भी वॉल्केनिक इरप्शन हो सकता है। एक डेड वॉल्केनो होता है, जो उसमें क्या होता है कि मान लो कोई संभावना नहीं होती फ्यूचर में कि उसमें कोई वॉल्केनिक एक्टिविटी हो जाएगी, वो डेड हो जाता है। तो एक चीज ये होती है। उसके बाद में अभी जैसे अपने मेंटल में पढ़ के गए हैं कि जो मैग्मा चैम्बर होता है, वॉल्केनिक इरप्शन यहाँ से होता है, वो मैग्मा चैम्बर कौन सा होता है? एस्टीनोस्फीयर का, जो अपने को 400 किलोमीटर की डेप्थ तक मिलती है। वहां से जो वॉल्केनिक इरप्शन के लिए जो मैग्मा होता है वो सप्लाई होता है। एक चीज का और ध्यान रखना, जब जैसे मान लो ये मैग्मा चैम्बर हो गया, ठीक है, 400 किलोमीटर की डेप्थ पे, जब यहां से यहां तक होता है, मतलब जो मोल्टन मटेरियल सप्लाई हो रहा होता है, तो उसे मैग्मा कहते हैं। जब वो सरफेस के ऊपर आकर फैल जाता है तो उसे अपने क्या कह देते हैं? लावा। इस चीज का भी ध्यान रखना। तो जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो उसमें डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल निकलते हैं, जिसमें लावा फ्लो होता है, पायरोक्लास्टिक मटेरियल होता है, एशेज होती है, डिफरेंट टाइप्स की गैसेस होती है, सल्फर गैसेस होती है, अमोनिया गैसेस होती है, तो डिफरेंट टाइप्स की वाटर वेपर भी उसके साथ निकलती है। तो ये वॉल्केनोज होता है। और वॉल्केनिक इरप्शन में क्या क्या निकलता है, उसका वॉल अपने मैग्मा चैम्बर कहाँ पर होता है ना, तो कितने टाइप के वॉल्केनो होती है, उसकी एक्टिविटी के हिसाब से वो अपने यहाँ कर लिए। अब नेक्स्ट है अपने जो टॉपिक करने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ वॉल्केनो। वॉल्केनोज में जो अपने नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं, टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज, ठीक है, उनकी नेचर ऑफ इरप्शन और जो वो स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, इसके बेस पे अपने 2-3 टाइप के जो 3-4 टाइप के वॉल्केनोज यहाँ अपने कर लेंगे। तो उसमें सबसे फर्स्ट आएगा शील्ड वॉल्केनोज। शील्ड वॉल्केनोज, शील्ड वॉल्केनोज क्या होता है कि जो बेसाल्ट लावा फ्लो है, आगे अपने एक टाइप पढ़ेंगे, उसके बाद ये सेकंड प्लेस पे होता है सबसे बड़ा। सेकंड प्लेस पे होता है बड़े की, अपने बड़े साइज की बात करें, सबसे बड़ा या छोटा कौन सा होता है, तो ये सेकंड प्लेस पे होता है। इसका एग्जांपल अपने हवाईयन वॉल्केनोज दे सकते हैं, ठीक है। इसमें जो मैग्मा या लावा निकलता है उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो हॉट होता है और फ्लूइड टाइप का होता है, पतले टाइप का होता है। इस वजह से वो जब बाहर निकलता है कोई स्टीप स्ट्रक्चर नहीं बनाता, दूर दूर तक फैल जाता है। और बेसिकली या जनरली क्या होता है कि वो ज्यादा अपने कह सकते हैं कि शांत होता है, बहुत एक्सप्लोजिवनेस का नहीं होता। रेयरली क्या होता है कि कभी कभी जब उसकी जो वेंट होती है, नली होती है जिससे लावा बाहर निकलता है, उसमें पानी भर जाए रेनफॉल की वजह से, तो उसकी जो नेचर है कभी कभी वायलेंट टाइप की हो सकती है। जनरली वो काम होता है कंटिन्यूसली उसमें से जो फ्लूइड है वो लिक्विड अपने कहते हैं पतला जो लावा है फ्लूइड फॉर्म में वो निकलता रहता है। तो ये इसके बारे में अपने कह सकते हैं शील्ड वॉल्केनोज के बारे में। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो आपका मिक्स्ड वॉल्केनोज। मिक्स्ड वॉल्केनोज के बारे में कहा जाता है कि ये, जैसे ये तो हो गया अपने बात की थी इसके बारे में कि ये फ्लूइड टाइप का होता है इसका मैग्मा, और जनरली इसमें ध्यान रखना बेसाल्ट का फ्लो होता है। और इसमें क्या होता है कि विस्कोसस नेचर होती है, गाढ़ा होता है, ठीक है, और कंपैरेटिवली कूलर होता है, ठंडा होता है। तो इसमें जो लावा या मैग्मा निकलता है विस्कोसस नेचर का, गाढ़ा होता है और कंपैरेटिवली ठंडा होता है।
ठीक है। इसमें जब उसका फ्लो होता है तो क्या होता है कि जैसे वेंट से नली से निकला तो उसमें जो उसका लावा है वो लेयर सिस्टम में ऐसे जमता जाता है, लेयर बाय लेयर जमता जाता है। तो इसी वजह से इसे अपने मिक्स्ड वॉल्केनोज कह देते हैं। जनरली कई बुक्स में, जैसे आपकी तो ये बताया, कई में ये बताया जाता है कि एक जो मेन वेंट होती है उससे वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा होता है, उसके अलावा छोटी छोटी वेंट और भी होती हैं। इसी वजह से इसे जगह जगह से उसमें लावा इरप्शन होता रहता है, इसी वजह से भी इसको मिक्स्ड वॉल्केनोज कह देते हैं। तो दो बातें इसके बारे में, मिक्स्ड वॉल्केनोज के बारे में अपने कह सकते हैं। ठीक है, इसको अपने कंपोजिट वॉल्केनोज भी कह सकते हैं, दूसरा नाम इसका मिक्स्ड या कंपोजिट वॉल्केनोज। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका टाइप है वो है कॉल्डेरा या कॉल्डेरो कह दें। ये सबसे ज्यादा वायलेंट नेचर का होता है। जब इसका इरप्शन होता है तो जिस मतलब वेंट से, नली से वॉल्केनिक इरप्शन होना होता है या मैग्मा को बाहर आना होता है, उसमें क्या हो जाता है कि विस्फोट हो जाता है। ठीक है, वो फट जाता है और वहां पे क्या आ जाता है, एक गड्ढा बन जाता है बड़ा सारा। ठीक है, तो उसे अपने, इसका मुंह जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है, जिसे अपने कॉल्डेरा कह देते हैं। इसका ऐसे होने की वजह क्या है कि इसका जो मैग्मा चैम्बर है वो बहुत ज्यादा एक्टिव होता है और इसके आसपास ही कहीं अपने को मिल जाता है। इसी वजह से इसमें जो लावा सप्लाई है, मैग्मा सप्लाई है, वो बहुत ज्यादा होती है। एकदम से ही जब वो एक्टिव होता है तो जो वेंट होती है उतने में से वो पास नहीं हो पाता और उसका विस्फोट हो जाता है, एक्सप्लोजन हो जाता है और वो फट जाता है। और जिससे इसका जो मुख है, वेंट है, ठीक है, जिसे क्रेटर कह देते हैं, क्रेटर से वो कॉल्डेरा बन जाता है। तो ये सबसे एक्सप्लोसिव नेचर का जो अपने वॉल्केनो का टाइप है ये होता है। नेक्स्ट है अपने बेसाल्ट फ्लो। पहले भी जैसे इसकी बात अपने कर चुके हैं, बेसाल्ट फ्लो। बेसाल्ट फ्लो प्रोवियंस, ये फ्लूइड नेचर का, बहुत ज्यादा फ्लूइड नेचर का ये जो वॉल्केनो होता है। जैसे अपने पेनिसुलर इंडिया है, वहां पे इसके एग्जांपल देखने को मिलेंगे। इसमें क्या होता है कि जब कहीं दरार से जब लावा का फ्लो हो रहा होता है तो वो सैकड़ों किलोमीटर तक, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर तक वो फ्लो होता रहता है, धीरे 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 फैलता रहता है, लेयर बाय लेयर जमता जाता है। ठीक है, उसकी थिकनेस भी काफी मिलती है आपको, काफी गहराई तक वो आपको, उसकी जो डेप्थ है वो 50 मीटर या उससे भी ज्यादा धीरे धीरे वो जम कर ऐसा होता है, फ्लैट जमता रहता है, कोई स्टीप स्ट्रक्चर नहीं बनाता क्योंकि फ्लूइड टाइप का लावा होता है। आपको वर्ल्ड में कई जगह एग्जांपल मिल जाएंगे, जैसे मैंने पेनिसुलर प्लेट्यू का एग्जांपल बता दिया कि यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर में लावा का फ्लो होने से डिफरेंट टाइप का वहां पे बेसाल्ट फ्लो प्रोवियंस आपको देखने को मिलते हैं। प्लेट्यू की फॉर्म में वो जम जाता है, जो लावा होता है वो जम जाता है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर, जैसे महाराष्ट्र में प्लेट्यू है, वो सबसे डेक्कन ट्रैप का सबसे बड़ा प्लेट्यू है। ठीक है, और वहां पे थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर तक जो लावा का फ्लो है वो होता रहता है। कई बार क्या होता है कि जो एक ही वेंट है, एक ही जगह से सैकड़ों किलोमीटर तक लावा का फ्लो आपको देखने को इसमें मिल जाता है। ठीक है, ये बेसाल्ट फ्लो प्रोवियंस हो गया। लास्ट जो आपका है उसमें है मिड ओशियानिक रिज, मिड ओशियानिक रिज वॉल्केनोस। मिड ओशियानिक रिज वॉल्केनोस, आगे आप आगे के चैप्टर में इसके बारे में आप स्टडी भी करोगे। मिड ओशियानिक रिज क्या होता है कि जो ओशियन है, मान लो ये ओशियन है, ओशियन के बिल्कुल सेंटर से क्या होता है कि यहाँ दो प्लेट होती है, दो प्लेट होती है, वो एक दूसरे से फर्दर अपार्ट होती है, दूर जाती है। उसका क्या होता है, डाइवर्जन यहाँ पे होता है। तो वहां से नीचे से जो मैग्मा लावा फ्लो कंटिन्यूसली होता रहता है और वहां पे जैसे अपने अर्थ क्रस्ट, अर्थ के ऊपर जैसे माउंटेन रेंज कोई मिलती है, उसी तरह से ओशन के अंदर एक बहुत लंबी, लगभग 70,000 किलोमीटर लंबी, लगभग हर एक ओशन में मिलने वाली ये रिज होती है। तो उसे अपने मिड ओशियन रिज बोल देते हैं।
मतलब दो प्लेटें जब दूर हटती है, ठीक है, प्लेट मूवमेंट होता है या प्लेट बाउंड्रीज यहाँ पे डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज होती हैं, दो प्लेटें दूर हट रही होती हैं, वहां नीचे से जो मैग्मा है, लावा है, उसका फ्लो होता है और वो एक रिज की फॉर्म में, कटक की फॉर्म में जमता रहता है, जिसे अपने मिड ओशियनिक रिज बोल देते हैं, और इस वॉल्केनो को मिड ओशियनिक रिज वॉल्केनो बोल देते हैं। तो ये आज का अपना टॉपिक हो गया, जिसमें अपने स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ और वॉल्केनो के बारे में और वॉल्केनो के टाइप के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट इसमें वॉल्केनिक लैंडफॉर्म जो अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसमें अगर आपको कुछ ना समझ में आया हो तो आप पूछ सकते हो।